देखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वीडियो को। कितना पेशेंस है हम भी देखते हैं लोगों में। एसबीआई समय बढ़ा दिया, टेंटेटिव रेट तो अभी दिया नहीं, फिर भी जो मौका मिला है उसको भुनाइए और उसका फायदा उठाइए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपको ये बताना है गोवा का स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, गोवा का स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है। इससे जुड़ा कुछ चीज बता देते हैं कि स्टेटहुड डे और राज्य का फॉर्मेशन डे दोनों अलग अलग है। दोनों को बहुत लोग जो है एक साथ समझ लेते हैं, जो उनका फॉर्मेशन डे है वही उसका स्टेटहुड डे है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेटहुड डे किसी भी राज्य का वो डे होता है जिस दिन उस राज्य को गणतंत्र मिलता है, संपूर्ण राज्य का अधिकार मिलता है। गोवा को करीब, गोवा दमन और दीव ये यूटी थे, यहाँ से हटके गोवा अलग हो गया और करीब 1887-88 में करीब गोवा फॉर्म हुआ 1887 में। ठीक है, जैसे कि बिहार का आप फॉर्मेशन डे देखिएगा, बिहार दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो 22 मार्च को मनाते हैं, जबकि 22 मार्च 1912 को बिहार का सेपरेशन हुआ था ओडिशा से। जबकि बिहार का भी अगर आप स्टेटहुड डे देखिएगा तो 26 जनवरी 1950 ही है। तो गोवा का स्टेटहुड डे जो है ना वह कब मनाया जाता है, ये सवाल है। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और वहां के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो गोवा का स्टेटहुड डे जो है वह 30 मई को मनाया जाता है हर साल। 30 मई को गोवा को गणतंत्र मिला था और संपूर्ण राज्य का जो है उसको गोवा को दर्जा मिला था। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे ये कब मनाया जाता है। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, हेल्थ से जुड़ा चीज है, अभी हर चीज हेल्थ से जुड़ा हुआ है। आप अगर स्वस्थ हैं देन यू आर लेबल टू डू एनीथिंग एवरीथिंग। तो सबसे पहले आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। तो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है, इसका जो थीम था वो आपको बता दे रहे हैं। थीम सोचिएगा तो थीम भी कुछ रिलेटेड ऐसा ही है कि ओबेसिटी, ओबेसिटी जो होता है हमारे पेट के अंदर, ओबेसिटी एंड ऑन गोइंग पैंडेमिक, इसको भी पैंडेमिक से रिलेट किया है। किस चीज को, डाइजेस्टिव हेल्थ डे को, जो 29 मई को मनाया जाता है। आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, मैं जवाब देता रहा हूँ। डाइजेस्टिव हेल्थ डे 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसे बताइए जो अभी हेल्थ से रिलेटेड इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्सेज डे हर साल 12 मई को मनाया जाता है। इस साल भी 12 मई को मनाया गया और जो थीम था वो था नर्सेज ए वॉइस टू लीड एडवाइजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये वर्ल्ड नर्सेज डे का थीम था जो कि 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल ये है कि अभी भारत के नए कॉमर्स सेक्रेटरी बने, ये कौन बने। कॉमर्स सेक्रेटरी बोले तो वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य सचिव, सेक्रेटरी का सचिव होता है, वाणिज्य सचिव बने। ये भारत के कौन बने, अभी नया इनका नाम आया है, ये कौन बने हैं वाणिज्य सचिव भारत के, सवाल ये है। इससे जुड़ा कुछ बता दे रहे हैं आपको कि जो फिनांस सेक्रेटरी है वो टीवी सोमनाथन है। उनका भी ज्वाइनिंग अभी हाल में ही हुआ है, टीवी सोमनाथन का। वित्त सचिव फिनांस सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम है, इनका नाम डॉक्टर पीके मिश्रा है, प्रमोद कुमार मिश्रा। और जो स्पेशल सेक्रेटरी टू पीएम है उनका नाम डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता है। जबकि जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनका नाम राजीव गौबा है। तो सवाल ये था कि अभी जो नए कॉमर्स सेक्रेटरी बने हैं वो कौन है, उनका नाम आपको बताना था। अभी तक हमने नहीं बताया तो मैं बता दे रहा हूं। जो नए कॉमर्स सेक्रेटरी बने हैं उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। नए वाणिज्य सचिव यानी कि कॉमर्स सेक्रेटरी बने हैं हमारे भारत सरकार के, भारत गवर्नमेंट के। ठीक है, कुछ आते हैं हम लोग फेस्टिवल पे। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, हेमिस फेस्टिवल जो है यह कौन से स्टेट में मनाया जाता है। सवाल यह है, हेमिस फेस्टिवल है यह कौन से स्टेट में मनाया जाता है। HEMIS, हेमिस फेस्टिवल ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है। कुछ बताया था आपको कि सिंगमा, SINGMA, सिंगमा फेस्टिवल जो है अभी आपको बताया था गोवा का स्टेटहुड डे 30 मई को। तो सिंगमा जो फेस्टिवल है यह गोवा में मनाया जाता है। एक फेस्टिवल है हालदा, HALDA, हालदा फेस्टिवल। हालदा फेस्टिवल जो है वह हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। सवाल ये था सिग्मा तो गोवा, तो सवाल ये था हेमिस, HEMIS, हेमिस जो फेस्टिवल है
वो कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? चलिए जवाब आपको बताते हैं। जो हेमिस फेस्टिवल है वो लद्दाख स्टेट का फेस्टिवल है। हेमिस, HEMIS, हेमिस लद्दाख, ठीक है। सिग्मा गोवा, और हालदा जो बोले वो हिमाचल प्रदेश। तीनों नाम नया है तो इसलिए कोशिश कीजिएगा इसको याद करें, और क्या पता कब एग्जाम में आ जाए। अभी एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था स्पेन का, हाईएस्ट ऑस्ट्रियस अवार्ड मिला था डॉक्टर अमर्त्य सेन को। और उसके बाद अभी एक इटली का एक अवार्ड है, ENI अवार्ड। इटली का इंटरनेशनल ENI अवार्ड है, ये इटली के द्वारा दिया जाता है। तो ये किंग को मिला है ये आपको बताना है। ENI अवार्ड, हु गॉट इंटरनेशनल ENI अवार्ड। आपको इसके बारे में कुछ बता देते हैं कि जो ENI अवार्ड है यह एनर्जी के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसको एनर्जी रिसर्च का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एनर्जी रिसर्च का इसको नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इसको एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड ये भी कहा जाता है, ठीक है। एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड ये भी कहा जाता है इंटरनेशनल ENI अवार्ड को। ये 2020 का किंग को मिला है। कोई जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया। कोई नहीं। तो जो ENI अवार्ड है, इंटरनेशनल ENI अवार्ड, यह भारत के एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं। उनका नाम है डॉक्टर CN राव, और हमारे देश का जो सबसे बड़ा नागरिकता का जो पुरस्कार है वो इनको मिल चुका है, जो कि भारत रत्न है। भारत रत्न डॉक्टर CN राव को मिल चुका है, और इनको मिला है ये सबसे बड़ा पुरस्कार। इनको करीब दुनिया के अलग अलग देशों से करीब 51 बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं। एक नोबेल का पुरस्कार इनको नहीं मिला है अभी तक, जो कि फेमस है। नोबेल पुरस्कार इनको नहीं मिला है। तो एनर्जी के क्षेत्र में इनको नोबेल का ये पुरस्कार जो है ना, नोबेल इन एनर्जी रिसर्च सेंटर जो भी है इस क्षेत्र में, इनको CN राव को नोबेल का पुरस्कार इनको ये मिल गया, ठीक है। और ये इनको मिलेगा 14 अक्टूबर 2021 को। 14 अक्टूबर 2021 को, 10वें महीने में 2021 को इनको मिलेगा। कहाँ पे? इटली के रोम में, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, एक बहुत ही कॉमन चीज है कि राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यसभा में जो सबसे ज्यादा सीट जो है वह कौन से स्टेट का है, और हमारे बिहार का टोटल सीट कितना है राज्यसभा में? ये दो सवाल है आपसे कि राज्यसभा में बिहार से टोटल कितना सीट है, और और मैक्सिमम जो है वह टोटल कितना सीट है। लोकसभा में हम लोगों को मालूम है भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा में सीट यूपी से है, करीब उसमें यूपी से 80 है, बिहार से 40 है, मध्य प्रदेश से 48 है, और मध्य प्रदेश से 48 है, वेस्ट बंगाल से 42 है। यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, देन आफ्टर बिहार आता है हमारा, ठीक है। तो आपको बताना है कि राज्यसभा में बिहार से टोटल कितना सीट है, और सबसे ज्यादा सीट कौन से स्टेट से है। आपको बता देते हैं राज्यसभा में जो टोटल बिहार से सीट है वह है 16, और जो सबसे ज्यादा सीट है वह है यूपी से ही है, वह है 31 सीट राज्यसभा में यूपी से, और 16 सीट राज्यसभा में जो है वह बिहार से है। अगर आपको जवाब है निशांत भाई भाव, तो यू कैन कॉमेंट, सही गलत कुछ आप गेस कर सकते हैं, करिए। यूएस का अभी एक नया बड़ा पोस्ट, एक पहली महिला बनी है यूएस की डिफेंस की सेक्रेटरी, यूएस आर्मी की सेक्रेटरी, नॉट डिफेंस, यूएस आर्मी की सेक्रेटरी बनी है, और सबसे पहली बार एक महिला वहां पे बनी है यूएस आर्मी सेक्रेटरी। सवाल ये है, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन यूएस आर्मी सेक्रेटरी, ठीक है, यूएस वुमेन सेक्रेटरी ऑफ आर्मी, ठीक है। इनका नाम आपको बताना है ये कौन बनी है। आपको बताते हैं भारत के जो अलग अलग सेक्रेटरी है, कुछ उनके बारे में बताते हैं। सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी या जानेट येलेन है, ठीक है। कहां पे? सेक्रेटरी और डिफेंस जो है भारत के लॉयड ऑस्टिन है, ठीक है। ये भारत के नहीं है, आपको बता रहे हैं यूएस के बता रहे हैं, माफी चाहेंगे इसके लिए। तो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो है जेनेट येलेन है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है लॉयड ऑस्टिन है, और यूएस के जो अटॉर्नी जनरल है वह मैरिक गार्लैंड है, ठीक है। और एम्बेसडर जो यूएन में यूएस के हैं, यूनाइटेड नेशन में जो यूएस के एम्बेसडर है उनका नाम लिंडा थॉमस
गारफील्ड है। जबकि भारत के जो यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम टीएस त्रिमूर्ति है। याद रखिएगा, टीएस त्रिमूर्ति आता है ये क्वेश्चन, जो हुई द इंडिया रिप्रेजेंटेटिव इन यूएन। ठीक है, भारत के यूएन में कौन से रिप्रेजेंटेटिव है, कौन भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं यूएन में। ठीक है, तो टीएस त्रिमूर्ति जो है ये भारत के रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि यूएन में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन ये था, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ यूएस आर्मी। जवाब नहीं आया इसका अभी तक, तो इसका जवाब है क्रिस्टिनी वारमर्थ, CRISTINE, क्रिस्टिन WARMUTH, वारमुथ, क्रिस्टिन वारमुथ। क्रिस्टिन वारमुथ बिकम द फर्स्ट यूएस आर्मी सेक्रेटरी। ठीक है, अगला सवाल है टेनिस के खेल से, कि अभी एक हाल में एक हुआ है बेलाग्रेड ओपन। ठीक है, तो बेलाग्रेड ओपन जो हुआ है वो किन्होंने जीता है, ये आपका सवाल है। बेलाग्रेड ओपन जो है किन्होंने जीता है। आपको बताते चल रहा है कि अभी इटालियन ओपन हुआ था, जो कि राफेल नडाल ने जीता था। जबकि जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ था, सबसे पहले साल का तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है ग्रैंड स्लैम, वो जीता था नोवाक क्या नाम है, नोवाक डिजोकोविच ने। और इसमें जो महिला में जीती थी वो जापान की है, नियोमी ओसाका। ठीक है, सवाल ये है बेलाग्रेड ओपन कौन जीते हैं 2021 के। ये भी जीते हैं नोवाक जोकोविच जो है ना, बेलाग्रेड ओपन जीते हैं अभी हाल में, कल परसों का मैच हुआ था उसमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये है आप लोगों से कि अभी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारत का जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है NIA, इसके अभी नए डीजी बने हैं। ठीक है, नए डायरेक्टर जनरल बने हैं और एडिशनल बने हैं। उनको वो ऑलरेडी किसी प्रभार पे हैं और उनको फिर ये भी प्रभार एक्स्ट्रा दिया गया है। चलिए आप इसका भी डीजी का पद संभालिए। किस चीज का? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। तो भारत के जो नए NIA के डीजी जो बने हैं एडिशनल, उनका नाम क्या है, आपको ये नाम बताना है। सवाल ये है, हु बिकम द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपको कुछ बताते चल रहा है कि अभी कुछ दिन पहले CBI के जो नए चीफ बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल साहब हैं। ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे YC मोदी को। याद रखिएगा, जो आंसर होगा आपका, ये रिप्लेस करेंगे। आज 1 तारीख हो गया ना, तो रिप्लेस कर दिया, YC मोदी को रिप्लेस किया है इन्होंने। तो हु बिकम द न्यू DG ऑफ NIA। ठीक है, IB और रॉ के अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का आया था डिसीजन ना, कि 1 साल के लिए उनका एक्सटेंशन और बढ़ा दिया जाए। ये चीज हम लास्ट क्लास में बताए हुए थे, लास्ट डिस्कशन में बताए हुए थे, पर चीजों को हम दोबारा इसलिए रिपीट करना चाहते हैं ताकि एक चीज को अगर आप बार बार सुनो तो आपको पढ़ने की जरूरत ना हो। आप अगर उसको सुनो तो सुनकर वो आपको याद हो जाए, इसलिए एक चीज को हम दोबारा तिबारा जितना हो सके उतना हम रिपीट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हु बिकम DG ऑफ NIA, इनका नाम है कुलदीप सिंह। और कुलदीप सिंह जो है वो CRF को भी अभी हेड कर रहे हैं। CRF हेड भी है, CRPF हेड भी जो है ना, वो कुलदीप सिंह ही है। CRPF हेड कुलदीप सिंह, एडिशनल DG ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, सही जवाब कुलदीप सिंह, हु इज ऑलरेडी DG ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, अगला सवाल है, अभी मोदी जी एक इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, युवा, YUVA, ये सवाल है। तो ये जो युवा जो इनिशिएटिव है यह यंग ऑथर्स के लिए है। ठीक है, तो युवा में YUVA में भी का मतलब क्या होता है? अगर आपको जवाब मालूम है तो आप जवाब बता दीजिए। भी फॉर क्या होता है, युवा में क्या स्टैंड करता है? ठीक है, तो ये जो है मोदी जी जो लाए हैं ये युवा इनिशिएटिव, ये नॉर्मली यंग ऑथर्स के लिए है। 30 साल तक के जो भी लेखक हैं जो लिखना चाहते हैं कोई अच्छा चीज, तो उन लोगों के लिए है। उन लोगों को एक सर्टेन मंथली स्टाइफेंड भी रखा गया है 6 महीने के लिए। वो अमाउंट कितना है? करीब 50,000। 50,000 जिनको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा तो उनको 50,000 स्टाइफेंड भी दिया जाएगा अगले 6 महीने तक के लिए, ताकि वो लिखें, अच्छा लिखें, जो भी चीज लिखें। और ऑथर्स के लिए है, तो युवा में भी का स्टैंड फॉर व्हाट? ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लाया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री लाया है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के कौन है हेड? अभी
कौन अभी हेड कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर को? वो कर रहे हैं रमेश पोखरियाल साहब। रमेश पोखरियाल साहब जो है अभी भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये लाया गया है युवा इनिशिएटिव। युवा का मतलब जो फुल फॉर्म है वो हम बता देते हैं, उसी में भी का मतलब भी छुपा है। तो युवा YUVA, यंग अपकमिंग एंड versatile author। Y stands for young, U stands for upcoming, and VA stands for versatile, Y stands for author। Young, upcoming and versatile author, U stands for this, so VA stands here for versatile। ठीक है। अगला जो सवाल है, जो भारत का जो फॉरेक्स है, फॉरेन रिजर्व, वो ऑल टाइम हाई अभी पिछले जो रिपोर्ट आया है ना, तो वो गया है एक सर्टेन अमाउंट जो गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया जाता है ये, तो ऑल टाइम हाई गया है आरबीआई का। भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अमाउंट कितना बिलियन डॉलर में है? ठीक है, ये सवाल है। आपको इस बारे में बता देते हैं कि ये नॉर्मली 3 फॉर्म में रखा जाता है, या तो गोल्ड के रिजर्व में, या फिर कैश के रिजर्व में, या फिर SDR स्पेशल ड्रॉ राइट्स जो होता है ना, जो IMF के पास रखा है, उसके रूप में भारत इसको रखता है, ये फॉरेक्स रिजर्व को। और बीच में काफी कम था, एक समय था जब भारत का फॉरेक्स रिजर्व कुछ नहीं था, और काफी जल्दी ये बढ़ा है। अभी जो भी है भारत में पैंडेमिक जो भी है, इसके कारण बिजनेस टफ है, जिसके कारण ये काफी कम है, नहीं तो ये पिछले तुलना में काफी ज्यादा बढ़ा है। और अभी जो ऑल टाइम हाई बढ़ा है ना, $2.9 बिलियन बढ़ा है। और टोटल कितना हुआ ये आपका सवाल है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व का। लास्ट वीक मई में ये नया जो डेटा आया ये प्रकाशित हुआ है, और इसके अनुसार जो भारत का जो है ना, 592 बिलियन डॉलर USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो भी है, ठीक है ना, इतना भारत का फॉरेन रिजर्व है। ठीक है, 592 बिलियन डॉलर का भारत का फॉरेक्स रिजर्व है। ठीक है, और ये ऑल टाइम हाई है, अभी तक कितना अमाउंट कभी नहीं गया है, और उम्मीद ये रहेगा कि बहुत जल्दी ये 600 का आंकड़ा पार कर ले तो एक नया रिकॉर्ड और बन जाएगा। ठीक है, एक बुक है कि 1232, आज हम शायद इसको लिखे हैं, पोस्ट किए हैं, 1232, ये बुक जो है ना, किन्होंने लिखा है? 1232 बुक रोड बाई हूम। ठीक है, बुक से कुछ और याद आ रहा है कि अभी लास्ट बार हम किए थे कि एक बुक था एलिफेंट, जो कि ब्रिटिश राइटर है पॉल पिकरिंग, उन्होंने लिखा है। एक था एलिफेंट इन द वॉम्ब, जो कि कल्कि कोचन साहब ने लिखी थी, है ना। रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको उससे याद रहे। ठीक है, तो 1232 ये जो बुक है, यह बुक किन्होंने लिखा है? एक और बुक है द स्पिरिचुअल सीईओ। द स्पिरिचुअल सीईओ, यह बुक जो है वह इस प्रकाश ने लिखा है। अभी कल एक और चीज नया बुक पढ़ने में आया मुझे कि एक रवि शास्त्री साहब का एक बुक है, और उस बुक का नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। स्टार ग्लेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, यह बुक रवि शास्त्री के द्वारा लिखा हुआ है। एक और बुक है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, जो कि सलमान रुश्दी के साथ लिखा हुआ है। सलमान रुश्दी साहब लिखे हैं लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ। ठीक है, सलमान रुश्दी, इससे 2032020 लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ इससे है ये, 2003 से 2020, ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा हुआ है। जबकि एक बुक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, या रवि शास्त्री के द्वारा लिखा हुआ है। एक बुक है द स्पिरिचुअल सीईओ, यह इस प्रकाश के द्वारा लिखा हुआ है। तो आपको बताना है बुक 1232 बुक किसके द्वारा लिखा हुआ है। यह बुक जो है ना, विनोद कपाड़ी जो कहिए, विनोद कापड़ी के द्वारा लिखा हुआ है। 1232 जो भी बुक है, 1232 बुक आता है लगभग हर मेंस एग्जामिनेशन में 1-2 बुक आ जाता है। तो बुक को जितना आप रिकॉल करें, डिस्कशन करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ पूछे, उनसे पूछे, बताओ ये बुक किसने लिखा है, तो ऐसे करके आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। तो 1232 जो बुक है ना, वह रमेश कापड़ी ने लिखा है। ठीक है, अगला सवाल ये है कि अभी 2 साइक्लोन भारत में आया था, एक था तौसाते और एक अभी आया था यास, YAS, काफी जानमाल का नुकसान करके गया भारत में। खासकर ये यास जो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सब में
बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। तो यास जो तूफान का नाम है, यह तूफान का नाम किस कंट्री ने दिया है? ठीक है, जो तौकाते था उसका नाम म्यांमार में ने दिया था। म्यांमार, यस। जो तौकाते तूफान आया था ये यास से पहले, उसका नाम दिया था म्यांमार ने। तो जो अभी जो ये तूफान आया था, साइक्लोन जो आया था यास, YAAS, इसका नाम किस कंट्री ने दिया था? एनी गेस? नो गेस? इसका नाम जो है ना, ओमान कंट्री ने दिया था, YAAS, यास, इस साइक्लोन का नाम। ठीक है, किस कंट्री ने दिया था? ओमान ने। ठीक है, अभी हाल में वर्ल्ड इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया। तो इसका थीम क्या था? इंटरनेशनल माउंटेन डे का थीम क्या था? माउंटेन डे अभी हाल में 29 मई को मनाया गया है। और आपको थीम याद करना है, थीम आपको बताना है। थीम सोचिए। तो 29 मई को मनाया गया है। और अभी सबसे तेज चढ़ने वाली एक महिला बनी 25 घंटे 50 मिनट में, हांगकांग की, भारत की एक ताशी थी। अभी एक ब्लाइंड ब्लाइंड अभी एक चढ़े हैं यूट्यूब, सामने यूट्यूब दिख रहा है, चलो हटाओ इसको। हाँ, अभी एक ब्लाइंड अभी चढ़े हैं, वो भी शायद हांगकांग या चाइना के हैं। और तो वर्ल्ड इंटरनेशनल माउंटेन डे का थीम क्या था? 29 मई को यह भी मनाया जाता है। और इसका थीम था सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे। ठीक है, अभी अगला सवाल यह है कि कौन से कंट्री के आर्मी ने वहां के प्राइम मिनिस्टर और वहां के PM को नजरबंद कर दिया है और सत्ता को अपने हाथों में ले लिया है? आए दिन ही हो रहा है। कुछ दिन पहले भी एक घटना हुआ था, ये किसी और कंट्री में, म्यांमार ही था या कुछ और था। तो किस कंट्री के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नजरबंद कर दिया गया है और सत्ता को वहां पे अपने हाथों में ले लिया गया है? वहां के जो अभी नए जो इंटरिम तत्कालीन जो वहां के नेता बने हैं, उनका नाम असीमी गोइता है। असीमी गोइता। चलिए आपको बता देते हैं कि माली एक देश है, और जहाँ की वहां के प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को बंधक बना लिया गया है। वहां का राजधानी का है बमाको, माली का राजधानी बमाको। और यहाँ जो इंटरिम लीडर, जो तत्कालीन जो यहाँ के नेता नए बने हैं, उनका नाम है असीमी गोइता। असीमी गोइता बिकम द न्यू इंटरिम प्रेसिडेंट, इंटरिम लीडर ऑफ द कंट्री माली, वेयर द प्रेसिडेंट एंड PM हैज बीन हेल्ड बाय देयर आर्मी। ठीक है, माली का कैपिटल जो है वो बमाको है, और यहाँ का करेंसी जो है ना, CFA फ्रैंक है। फ्रैंक इज द करेंसी ऑफ माली। ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि भारत में अलग अलग स्टेट है, अलग अलग यूटीज हैं। तो आपको बताना है कौन से यूटी का और कौन से स्टेट का जो कोस्ट लाइन है ना, वो सबसे ज्यादा लंबा है। विच यूटी एंड द इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? ठीक है, ये लास्ट सवाल है। आप लोगों ने देखा तो बहुत अच्छा, नहीं देखा तो भी बहुत अच्छा। नहीं देखा तो समय निकाल के देखिए, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू एंड हेल्प करेगा, तो फिर याद कीजिएगा मुझे। तो विच यूटी एंड इंडियन स्टेट है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बॉर्डर? ये आपका आखिरी सवाल, लास्ट सवाल है। चलिए यूटी बता देते हैं आपको। अंडमान एंड निकोबार, यह सबसे बड़ा यूटी है, इंडियन टेरिटरी, जिसका कि जो कोस्ट लाइन है ना, वो सबसे ज्यादा लंबा है। और जो स्टेट में है वह है गुजरात। गुजरात का जो लेंथ है कोस्ट लाइन का, वो सबसे ज्यादा लंबा है। तो ये थे कुछ सवाल मेरे द्वारा। कोई 16-17 थे। हम कोशिश की इसमें कोई 60-70 क्वेश्चंस को मैनेज करने का। आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जब भी आप इसे देखें, आपको सवाल पता हो कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया, जय हिंद।